ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे। और हमने कहा जी कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस हैं जो कि कॉमनली फॉलो की जाती हैं, जो कि शेयर्ड हैं, जो कॉमन परसेप्शंस हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। और एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, या एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से कंपेयर करने के लिए हम इन डायमेंशंस पे कल्चर को कंपेयर करते हैं या स्टडी करते हैं कि आपका कल्चर, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस, उसमें अटेंशन टू डिटेल, आउटकम ओरिएंटेशन, पीपल ओरिएंटेशन, टीम ओरिएंटेशन, अग्रेसिवनेस, स्टेबिलिटी, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। इन डायमेंशंस पे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ वो रिप्लेस किया। अगर कोई इनमें पॉइंट है जी तो आप अपने माइक को ऑन करके तो कर सकते हैं जी डिस्कस। जी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स किसी ने कोई बात भी करना चाहें? वे गुजरा वे आवे। क्योंकि जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिर। जी कल्चर की डायमेंशंस को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एक और जी कल्चर से रेलेवेंट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग कल्चर वर्सेस वीक कल्चर। अच्छा जी, बात ये है कि कल्चर हर ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से वेरी करता है। कल्चर गुड और बैड नहीं होता, मतलब हर एक का काम करने के स्टाइल्स अपने होंगे, दैट्स इट। उसमें जो सा है, हम कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कल्चर उससे रेलेवेंटली बात करते हैं। हाँ डेफिनेटली, अगर वो कल्चर कोऑपरेटिव है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, सपोर्ट करेगा, उन ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। जहाँ पे लोग एक लड़ाई में लगे रहें, एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहे, लेग पुलिंग होती रहे, तो वो कल्चर एक नेगेटिव कल्चर ही परसीव किया जाएगा और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्मेंस है वो भी लोगों की इतनी एक्सटेंसिव परफॉर्मेंस वो नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग और वीक कल्चर, ये जो सा है कल्चर की दो और एस्पेक्ट्स हैं जिनकी बेस पे हम कल्चर को यू कैन से कंपेयर करते हैं या रिलेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर बोलते हैं ऐसा कल्चर जहां पे मेजॉरिटी मेंबर्स, ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स एक ही जो एंगल, एक ही परसेप्शन को होल्ड करें, वो स्ट्रॉन्ग कल्चर है। ज्यादातर लोगों की जो सोच है, ज्यादातर लोगों की जो बिलीव्स हैं,
वो सेम हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस के बारे में क्या एनवायरनमेंट है या क्या उसके रूल्स हैं। अगर आधे लोग कहें कि यार अटेंडेंस में बहुत सख्ती है, आधे लोग कहें कि अटेंडेंस का कोई मसला नहीं है, अटेंडेंस का तो कोई पूछता ही नहीं है, आए ना आए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम इस कल्चर को वीक कल्चर बोलेंगे। जहाँ पे आधे लोग या कुछ लोगों कुछ और सोचते हैं एक ही चीज के बारे में, और कुछ लोग डिफरेंटली परसीव करते हैं। इसका मतलब एक कॉमन जो है वो मीनिंग या शेयर स्ट्रांगली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अटेंडेंस की पॉलिसी जो भी हो, अगर वो स्ट्रिक्टनेस है तो सब लोग उसको स्ट्रिक्ट बिलीव करें, अगर स्ट्रिक्ट नहीं है तो उसको ज्यादातर लोग यही बिलीव करें कि स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो ये जो सा है वो हमारे कल्चर को स्ट्रॉन्ग और वीक बनाता है कि ज्यादातर लोगों की परसेप्शन कॉमन है, ज्यादातर लोग एक ही तरह सोच रहे हैं, ज्यादातर लोग एक ही बिलीव्स होल्ड कर रहे हैं, या कुछ लोग कुछ और सोचते हैं उसी चीज के बारे में, कुछ लोग कुछ और सोचते हैं। तो हम ऐसे कल्चर को वीक कल्चर बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर्स आर कल्चर्स इन विच की वैल्यूज आर डीपली एंड वाइडली हेल्ड, ज्यादातर लोग और डीपली स्ट्रांगली उस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं, उनके ऊपर उनका स्ट्रांग बिलीव है कि हाँ जो ये है, और बिल्कुल है, उनके स्ट्रांग बिलीव्स हैं। हैव अ स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। जो स्ट्रांग कल्चर है उसका मेंबर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस भी स्ट्रांग होता है। डेफिनेटली अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को बिलीव करें, वाइडली इस बात को बिलीव करें कि अटेंडेंस जो सा है वो कंपलसरी है, इतनी होनी चाहिए, और डीपली और इस बात पे यकीन रखें, इस बात को स्ट्रांगली माने भी कि हाँ जरूरी है, अगर नहीं होगा तो कुछ भी कर लें आप पेपर नहीं दे सकेंगे, तो इसका इन्फ्लुएंस ये होगा कि वो स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस के बारे में कंसर्न होंगे, उसको चेक करेंगे, ख्याल करेंगे मेरी अटेंडेंस 70% से नीचे तो नहीं जा रही, कम हो रही है तो मैं पेपर नहीं दे सकूंगा। तो ये जो सा है वो स्ट्रॉन्ग कल्चर का एक एलिमेंट है, एक उसका निशानी है कि वहाँ पे ज्यादातर लोग एक ही चीज सोचते हैं। जैसे आप इसको कंपेयर करें लाइक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, कंपनीज के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। प्राइवेट सेक्टर में आपको जो सा है वो ज्यादातर लोग इसी बिलीफ को मानते नजर आएंगे कि भाई काम करना पड़ेगा, जरूरी है, काम करके दिखाएंगे तो नौकरी रहेगी, काम नहीं करेंगे तो आपकी जॉब नहीं रहेगी, आपको फारिग कर दिया जाएगा। ज्यादातर लोग जो है वाइडली इस बात को मानते हैं, डीपली स्ट्रांगली इस बात पे बिलीफ रखते हैं कि यार काम करना है तो जॉब पे रहना है वरना फारिग है। पब्लिक सेक्टर के अंदर थोड़ा सा आपको मिलेगा, कल्चर डिफरेंट होता है। लोग ये कहते हैं कि जॉब होगी, अब गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है तो बस जॉब पक्की है, आपको इतनी जल्दी जो है वो निकाला नहीं जा सकता। तो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के लोग उतना ज्यादा काम करने के पीछे कॉन्शियस नहीं होते हैं, एफर्ट नहीं करते हैं कि यार काम नहीं भी करेंगे तो कोई निकाल नहीं देगा इतनी आसानी से, बड़ा मुश्किल है किसी को जो सा है वो निकालना। तो लोग आते हैं जॉब पे, अटेंडेंस लगाते हैं, लेकिन काम उस तरह नहीं करते हैं जैसे प्राइवेट कंपनीज के अंदर किया जाता है। तो ये वजह यही है कि आपकी परसेप्शन क्या है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ कल्चर। किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रांग होता है, कुछ फैक्टर्स हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को स्ट्रांग बनाते हैं। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइज से आपका कल्चर जो सा है, मतलब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 मेंबर्स हैं, तो 10 मेंबर्स एक ही तरह से सोचें इसके चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ पे 5,000 लोग हैं, तो 5,000 लोगों के अंदर डेफिनेटली कुछ लोगों की सोच और होगी, कुछ लोगों के बिलीव्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो जैसे साइज बड़ा होता है वहां पे फिर कल्चर उतना स्ट्रांग नहीं होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं, वहां पे उनके आपस में बिलीव जो सा है वो कॉमन या शेयर्ड होते हैं। अब 5,000 लोगों वाली कंपनीज में सब लोग एक ही बात को माने, ये पॉसिबल डेफिनेटली नहीं है। वहां पे फिर जो सा है वो कल्चर के अंदर कुछ सब कल्चर्स आ जाते हैं, डिपार्टमेंट के कल्चर्स आ जाते हैं, ग्रुप्स के कल्चर आ जाते हैं।
जो कि वेरी करते हैं। एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यस, ऑर्गेनाइजेशन को कितना टाइम हो गया है। जितनी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी होती जाएगी उतनी आपका कल्चर स्ट्रांग होता जाएगा। नई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि अभी नई है, अभी उसका कल्चर डेवलप हो रहा है, लोगों की परसेप्शन वेरी करेंगे। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको 50 साल हो गए हैं, अब उसमें हर चीज डेवलप हो चुकी है, उसके नॉर्म्स डेवलप हो चुके हैं। वो नॉर्म्स डेवलप होने से कल्चर जो सा है वो स्ट्रांग हो जाता है। मतलब वो चीजें लोगों के अंदर फिर रच बस जाती हैं, वो बिलीव स्ट्रांग हो जाते हैं। रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर बोलते हैं एम्प्लॉयज कितना छोड़ के जाते हैं या कितना लॉन्ग टाइम स्टे करते हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब है एम्प्लॉयज का कंपनी को छोड़ के जाना, नए एम्प्लॉयज का आना। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एम्प्लॉयज का टर्नओवर रेट ज्यादा है, एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं और नए एम्प्लॉयज आते हैं, वहां पे कल्चर उतना स्ट्रांग नहीं होता। बार बार नए लोग आ रहे हैं, वो परसेप्शन सबकी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग बड़े अरसे से पुराने पुराने काम कर रहे हैं, वो उनके बिलीव्स डिवेलप हो गए होते हैं, तो वो कल्चर स्ट्रांग होता है। स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल कल्चर, उस ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिनल कल्चर जो है वो कितना स्ट्रांग है। देन क्लैरिटी ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव्स, वो कल्चरल वैल्यूज कितनी क्लियर हैं, क्लियरिटी उनकी वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए। अगर तो चीज़ें क्लियर है लोगों को तो वो उसके ऊपर बिलीव भी करेंगे। अगर कभी कुछ हो जाता है, कभी एक चीज़ आपके लिए अहम हो जाती है, कभी दूसरी चीज़ अहम हो जाती है, तो कल्चर आपका उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो कल्चर स्ट्रांग होता है या वीक होता है? स्ट्रांग होने का मतलब है ज़्यादातर लोग एक ही तरह सोचते हैं, या कुछ लोग कुछ सोच रहे हैं और कुछ लोग डिफरेंटली परसीव कर रहे हैं। प्रेफर ये किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो स्ट्रांग हो, क्योंकि स्ट्रांग होगा तो वो एक ही तरह से लोग परसीव करेंगे, एक ही तरह से लोग काम करेंगे, वो लोगों के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इस चीज़ को प्रेफर भी किया जाता है और इसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर एम्प्लॉय कमिटमेंट, जब एम्प्लॉयज़ को क्लैरिटी होगी और एम्प्लॉयज़ के जो बिलीव्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होंगे, कमिटेड होंगे। एड्स इन द रिक्रूटमेंट एंड सोशलाइजेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, एड्स हेल्प आउट करता है। आपका स्ट्रांग कल्चर आपको हेल्प आउट करता है रिक्रूटमेंट के अंदर। आपको पता है हमारा कल्चर कैसा है, हमारा कल्चर टीम ओरिएंटेड है, हमने टीम्स में काम करना है। तो आप जब भी कोई नया पर्सन हायर कर रहे हैं तो आप उस हायरिंग के अंदर इस चीज को इम्पोर्टेंस देंगे कि वो पर्सन टीम में काम करने वाला हो, वो पर्सन जो है दूसरों के साथ मिल के काम करने की कैपेसिटी रखता हो। ऐसा नहीं है कि हर पर्सन ही टीम्स में काम कर सकता है। कुछ लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, शाय होते हैं, दूसरों के साथ मिल के काम करने में इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इंडिविजुअली ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सो आपने का अगर टीम ओरिएंटेड कल्चर है तो आपने हायरिंग के वक्त ऐसे पर्सन को हायर करना है जो लोगों के साथ फ्रेंडली हो, जो लोगों के साथ मिलके काम कर सकता हो, वो पर्सन शाय ना हो। ये नहीं कि उसको दूसरों के साथ मिलके काम करने में प्रॉब्लम होती हो। अगर ऐसा पर्सन हायर कर लेंगे तो वो ज़्यादा देर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टे नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपका कल्चर और है और वो पर्सन की पर्सनैलिटी वो और है। तो आपको कल्चर, स्ट्रॉन्ग कल्चर नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने में और सोशलाइजेशन, उनको एडजस्ट करने में हेल्प आउट करता है। आपको पता है कि कौन सा पर्सन हायर करना है, कैसी पर्सनैलिटी वाला हायर करना है, कैसा पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट कर सकता है। उसी तरह से अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देना चाहूँ, तो जब भी हम अपने सपोज के घर के अंदर किसी बच्चे की शादी के बारे में सोचते हैं, उसके लिए कोई लड़की तलाश करते हैं, तो हम एक फैक्टर बाकी चीज़ों के साथ ये भी रखते हैं कि वो जो लड़की है उसने हमारे घर में आना है, तो हमारे घर के माहौल में एडजस्ट कर जाएगी
यही केस सिनेरियो ऑर्गेनाइजेशन में भी है कि जो नया पर्सन हम हायर कर रहे हैं वो पर्सन ऐसा है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में एडजस्ट कर जाए। अगर वो पर्सन डिफरेंट है, एंटायरली उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, तो वो हमारे कल्चर में एडजस्ट नहीं कर सकेगा। फिर वो जितना मर्जी कॉम्पिटेंट हो, जो मर्जी हो, वो जब एडजस्ट ही नहीं होगा तो उसकी परफॉर्मेंस वो भी नहीं होगी। सो ये सारी बेनिफिट्स हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग कल्चर से मिलते हैं। fosters higher organizational performance by instilling and promoting employee initiative, और इससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी fosters इंक्रीज होती है instilling and promoting employee initiative, एम्प्लॉयज के इनिशिएटिव को प्रमोट करके एम्प्लॉयज को हम जो सा है हम उसको यू कैन से कि एम्प्लॉयज के जो इनको मोटिवेट करके उनको इनिशिएटिव के थ्रू हम उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी इन्हांस कर सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का स्ट्रॉन्ग और वीक कल्चर, ये एक एस्पेक्ट हमने कल्चर से रिलेवेंट वो डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट है जी कल्चर से रिलेवेंट सोर्सेज का, कल्चर आता कहाँ से है, कल्चर डेवलप कैसे होता है, कहाँ से कल्चर बनता है। तो कल्चर के अंदर जो 3 मेन इनपुट्स हैं वो ये सोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर, पास्ट प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर ऑफ टॉप मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपसे शेयर किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज द फाउंडर्स पर्सनैलिटी, वो पर्सन जो एक कंपनी बनाता है, जो उसको स्टार्ट करता है, उस पर्सन की जो सोच होगी वो उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनेगा। मैंने अपना बिजनेस, अपना ऑफिस सेट किया, तो वो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो उसको बना रहा हूँ, और मैं अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और बाकी लोग लेके आऊँगा, मेरी सोच के अकॉर्डिंग उसका जो सा है वो कल्चर डेवलप होगा। तो फर्स्ट सोर्स उसका ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है, डेवलप करता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। उस पर्सन की सोच, उसकी पर्सनालिटी, उसकी प्रेफरेंसेस, उसकी वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ट्रांसफॉर्म होती हैं। दूसरी चीज है पास्ट प्रैक्टिसेस हैं। पास्ट प्रैक्टिसेस में आपका पहले यहाँ पे कैसे होता है, पहले जिस तरह काम किया जाता है वही कंटिन्यू होता है, यहाँ पे जिस तरह से काम होता था उसी को बाकी लोग भी कंटिन्यू करेंगे। सो पास्ट प्रैक्टिसेस से भी कल्चर बनता है कि पहले जैसे होता था, नए आने वाले लोग यही देखते हैं यार यहाँ पे ये काम पहले कैसे किया जाता है, उसको ही कहा जाता है यार अगर ये काम आपको सपोज किसी चीज की जरूरत पड़ गई है, लोन की जरूरत पड़ गई है, तो लोन कैसे मिलना है, वो पहले कैसे होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे मिलता है, वो नया पर्सन भी उसी प्रैक्टिस को फॉलो करेगा। एंड द बिहेवियर ऑफ टॉप मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर योर टॉप मैनेजमेंट, वही कल्चर डेवलप करते हैं, लोअर एंड से नहीं बनता। रूल्स स्ट्रिक्ट बनाने हैं या नहीं, ये जो सा है वो आपकी टॉप मैनेजमेंट का बिहेवियर वही सेट करता है। तो ये पर्सन, ये सोर्सेज हैं जहाँ से कल्चर डेवलप होता है, और फिर कल्चर की कंटिन्यूएशन होती है कि लाइक माइंडेड लोग रिक्रूट किए जाते हैं जो उस कल्चर के साथ फिट हो, उनको हायर किया जाता है, फिर कल्चर कंटिन्यू होता है, वो ऑन गोइंग होता है। एंड सोशलाइजेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, और नए आने वाले लोगों को सोशलाइज, उनको ढाल लिया जाता है, उनको एडजस्ट कर दिया जाता है, उनको समझा दिया जाता है कि भाई हमारा कल्चर क्या है, हमारे तरीके क्या हैं, आपको उन्हीं तरीकों पे चलना है, हमारे यहाँ पे काम कैसे होता है, आपको उसी तरीके से काम करना है। तो इस तरह से जो कल्चर है वो कंटिन्यू होता है। ये इस एग्जिबिट से भी हम इस फिगर को देख सकते हैं कि जो कल्चर है उसमें फर्स्ट जो सोर्स है वो ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है, देन सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो फाउंडर उसके अकॉर्डिंग लोग सिलेक्ट करता है अपनी सोच के अकॉर्डिंग, जो उसको पर्सनालिटी है उसकी सोच से मैच करते हैं।
उनको हायर करता है, फिर टॉप मैनेजमेंट और सोशलाइजेशन उस कल्चर को कंटिन्यू करती है। एक कंपनी के सीईओ के चेंज होने से कंपनी के कल्चर में चेंज आती है। तो ये सोर्सेज हैं कि कल्चर आता कहाँ से है और कल्चर हमारा कंटिन्यू कैसे होता है। एम्प्लॉयज कैसे कल्चर को लर्न करते हैं? इन 4 वेज में एम्प्लॉयज कल्चर को लर्न करते हैं: स्टोरीज, रिचुअल्स, मटेरियल सिंबल्स एंड लैंग्वेज। स्टोरीज हैं कहानियां। हर एक कंपनी की कुछ कहानियां मशहूर होती हैं जिनको हमने मिथ्स कहा था, वो कहानियां सुनाई जाती हैं। वो स्टोरीज के थ्रू आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। नए एम्प्लॉई आता है, उसको हर पर्सन कोई ना कोई कहानी सुना देता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉई ने बॉस के साथ इस तरह बात की, बॉस ने ये किया उसके साथ, उसको जो है वो सबक सिखा दिया, उसको इबरत का निशान बना दिया। वो चीज़ उसने लर्न कर ली, इसका मतलब मैंने ऐसा नहीं करना है। ये जो सा है वो उस पर्सन ने लर्न किया। इसी तरह हम जो सा है वो ये बात हम करें कि हम अगर पाकिस्तान के कल्चर की बात करें तो पाकिस्तान का कल्चर जो सा है वो भी इसी तरह से हम स्टोरी सुनाते हैं कि हमारा जो बड़े हैं उन्होंने ये किया, ऐसे किया, ये होता था। वो चीज़ें हमने सुनी और हमने लर्न की। पाकिस्तान का कल्चर जो सा है वो कैसा है, वो क्या होता है, वो हमने स्टोरीज उनके थ्रू लर्न करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन में भी इन लोगों को डिफरेंट स्टोरीज के थ्रू बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। देन रिचुअल्स, रिचुअल्स बोलते हैं सेरेमनीज को, इवेंट्स को। दूसरा सोर्स कल्चर को लर्न करने का रिचुअल्स हैं। आप डिफरेंट इवेंट्स पे, फंक्शंस पे, जो एनुअल फंक्शंस होते हैं, कोई सेल्स इवेंट होता है, आप वहाँ से लर्न करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। So rituals are repetitive sequence of activities that express and reinforce the values of the organization. Repetitive sequences of activities. जो events हैं, जो sequence of activities हैं, वो आपकी rituals, events या ceremonies वो बताते हैं कि आपके कल्चर वो क्या है। आप देखते हैं कि एक एनुअल फंक्शन होता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, लोग किस तरह से प्रेफर करते हैं दूसरे लोगों को, या वहाँ पे कैसी ड्रेसिंग की जाती है, बॉस के जो सा है इवेंट्स के ऊपर कितनी उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये सारी चीज़ें आपको कल्चर को सीखने में, लर्न करने में हेल्प आउट करते हैं। देन मटेरियल सिंबल्स, मटेरियल सिंबल्स आपकी वो चीज़ें जो नज़र आती हैं, फिजिकल एसेट्स डिस्टिंग्विशिंग द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक आप देखते हैं कि कंपनी के अंदर मैनेजर की पार्किंग, कार पार्क करने की जगह जो सा है वो स्पेसिफाई कर दी गई है। वहां पे सिर्फ मैनेजर की गाड़ी पार्क होगी, कोई और उस जगह गाड़ी पार्क नहीं कर सकता। मैनेजर नहीं भी आया, जगह खाली है, तो भी किसी और की गाड़ी नहीं लगनी है। ये मटेरियल सिंबल्स हैं, ये बताते हैं कि कितना डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश किया जाता है। मैनेजर का ऑफिस बहुत ही अच्छी जगह सेपरेट है, ऑफिसर्स के जो ऑफिस हैं वो एक जगह पे हैं, दूसरे मिडिल लेवल वालों के कहीं और पे हैं।
ये सारे मटेरियल सिंबल्स हैं जो आपको बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंशिएट लेवल वाइज जो सा है वो कितना डिफरेंस किया जाता है। लैंग्वेज जो सा है वो फिर कुछ ऐसे एक्रोनियम्स, जार्गन्स या कहावतें या कुछ ऐसी टर्म्स मशहूर होती हैं जो टर्म्स आपको कल्चर को लर्न करने में हेल्प आउट करती हैं। हर जगह के, जैसे पाकिस्तान में हम कहते हैं कि पंजाब की कुछ कहावतें हैं, पंजाबी कहावतें, इसी तरह सिंध की कहावतें हैं, वो कहावत भी आपको कल्चर का बताती हैं, वो कल्चर को लर्न करने में। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिफरेंट acronyms and jargons of terms, phrases and word meaning specific to an organization, जिसके मीनिंग स्पेसिफिकली उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ही टर्म है जो कि मशहूर हो जाती है या यूज होती है, जिसके कहीं और पे कोई मीनिंग नहीं है। तो एम्प्लॉयज कल्चर को कैसे लर्न करते हैं? डिफरेंट स्टोरीज के थ्रू, जो उनको ऑर्गेनाइजेशन के लोग सुनाते हैं, बताते हैं कि क्या हुआ, कब कैसे हुआ, किसने क्या किया, एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक दफ़ा ये हुआ। वहाँ से वो सीखते हैं कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। रिचुअल्स, इवेंट्स या सेरेमनीज में आपको पता चलता है कल्चर का। मटेरियल सिंबल्स, फिजिकल जो फैक्टर्स हैं वो देख के कि मैनेजर को बड़ी गाड़ी दी हुई है, कंपनी ने बड़ा ऑफिस दिया है, जो असिस्टेंट मैनेजर है उसको इस तरह ड्रेसिंग है, यूनिफॉर्म्स हैं इस लेवल के लोगों का, ये यूनिफॉर्म है। ये आपको कल्चर के बारे में बताता है कि कहाँ पे जो सा वो लोगों के दरमियान डिफ्रेंशिएट किया जाता है या नहीं। और जो लास्ट वे है वो डिफरेंट कहावतें हैं, वो डिफरेंट यू कैन से ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे जार्गन्स हैं। जार्गन्स कहावत को ही ऐसी हम कहते हैं कि कोई अल्फाज हैं जो एक जगह पे यूज होते हैं, जिसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है, बल्कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिवेलप हो गई है और उसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव उसी के अंदर है। तो ये 4 वेज में एम्प्लॉयज कल्चर को लर्न करते हैं। Yes, the last important one about the culture, सारी डिस्कशन का पर्पस यही था कि कल्चर क्यों पढ़ रहे हैं। कल्चर को पढ़ने का पर्पस ये है कि कल्चर भी अफेक्ट करता है। कल्चर कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, एक मैनेजर जिस जगह काम कर रहा है उसको कल्चर के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है, वो उसके डिफरेंट नहीं जा सकता। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रेसिंग से रेलेवेंट सपोज एक कल्चर है, हर एक यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है, कंट्रीज का डिफरेंट है। अब हमारे फैसलाबाद में समर्स है, गर्मी भी ज़्यादा है, हमारी क्लासेस गर्मियों में होती हैं जून में या मई में। मैं गर्मी में ये फील कर रहा हूँ कि यार गर्मी है, तो मैं जो सा है वो शॉर्ट्स पहन के और टी शर्ट पहन के जाऊँ यूनिवर्सिटी ताकि गर्मी ना लगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं किसी दिन शॉर्ट्स पहन के, नीचे स्लीपर्स पहन के, टी शर्ट पहन के आ जाऊँ यूनिवर्सिटी क्लास पढ़ाने, तो क्या होगा? अब ये हमारा कल्चर नहीं है। सब लोग मुझे देखेंगे, हंसेंगे, जो सा है वो एक अलहदा ही यू कैन से कि मशहूर हो जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर यूरोप के अंदर या दूसरी स्टेट्स में ऐसा है कि कई प्रोफेसर इस तरह आते हैं यूनिवर्सिटी में, शॉर्ट पहन के भी इवन क्लास पढ़ाने आ जाते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को वो ऑब्जर्व नहीं किया जाता। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट है, हमने क्या करना है क्या नहीं करना। इसी तरह आप ड्रेसिंग के हवाले से सोच रहे हैं कि स्पेसिफिकली फीमेल्स के रेलिवेंट हमारी ड्रेसिंग का एक कल्चर है,
अगर कोई फीमेल कोई ऐसा ड्रेस पहने जो हमारे कल्चर के साथ नहीं सूट करता तो उसको कितना ऑकवर्ड समझा जाएगा, वो कितना जो सा है हट के देखा जाएगा। लेकिन अगर वही किसी और जगह पे जहाँ पे वैसा कल्चर नहीं है कपड़े पहन लिए जाए तो आपको फील भी नहीं होगा। तो ये कंस्ट्रेंट है। मैनेजर ने भी जो काम करना है उसने ये देखना उसको क्या ठीक लगता है क्या नहीं, उसने देखना है कल्चर क्या है, वो कल्चर के अकॉर्डिंग ही एक्ट करेगा। उससे डिफरेंट करेगा तो उसको दूसरों से भी बैकलैश फेस करना पड़ेगा, दूसरे भी खिलाफ होंगे, अगेंस्ट होंगे, और जो डिसीजंस या पॉलिसीज है उनमें भी क्लैश आएगा। So whatever managerial actions the organization recognizes as proper or improper on its behalf, क्या ठीक है क्या गलत है ये डिसाइड ऑर्गेनाइजेशन करती है, कल्चर करता है। Whatever organizational activities the organization values and encourage, मैनेजर को कुछ भी करने से पहले ये सोचना ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज की को वैल्यूज और encourage क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को वैल्यू करती है, वो जिस चीज को प्रेफर करती है इंपॉर्टेंस देती है मैंने वही करना है। जो चीज ऑर्गेनाइजेशन की नजर में इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने वो नहीं करना है। द ओवरऑल स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द कल्चर। So simple rule for getting ahead in an organization is find out what the organization rewards and act accordingly. एक स्टेटमेंट में इस सारी डिस्कशन को वाइंड अप कर लिया गया कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं आपको उसके अंदर ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को रिवॉर्ड करती है, वो किस चीज पे आपकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज करती है, ऑर्गेनाइजेशन की नजर में क्या अहम है। जो ऑर्गेनाइजेशन की नजर में अहम है मैंने वो करना है, तब मैं बेनिफिट गेन कर सकता हूँ, तब मैं जो सा फायदा ले सकता हूँ, अदरवाइज नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन जो सा है वो स्पोर्ट रिजल्ट्स को फोकस करती है, मैं रिजल्ट्स की बजाय तरीके को इम्पोर्टेंस देता रहूं, तरीके को मैं सही तरीके से करना है, मैंने इसको गलत तरीके से नहीं करना, तो मेरा उस चीज का फायदा नहीं मिलेगा। उसकी निस्बत जो कलीग जो मेंबर रिजल्ट क्यों कर देगा वो जैसे भी करे, वो यूनिट सेल कर देगा, वो झूठ बोल के करे सच बोल के करे, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। सो पॉइंट ये कल्चर सारी पढ़ने का मकसद ये है कि मैंने जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, एक तो ये मैंने देखना है कि क्या मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ फिट होता हूँ, मैं उसमें एडजस्ट कर जाऊंगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैंने ज्वाइन कर लिया है तो फिर मैंने अपने आप को उस कल्चर के अकॉर्डिंग ढाल लेना है, मैंने अपने आप को मोल्ड करना है कल्चर के अकॉर्डिंग, तभी मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में कामयाब हो सकूंगा, तरक्की कर सकूंगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी जगह बना सकूंगा, वरना मैं मिसफिट होऊंगा और मैं डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन में फिर बेनिफिट्स गेन नहीं कर सकूंगा। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर को बाहर वाले फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, इंटरनल फैक्टर्स भी करते हैं, और उस इंटरनल में कल्चर है। कल्चर भी एक कंस्ट्रेंट है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। लाइक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है तो उसके अंदर कोई नया पर्सन आ जाए नई सोच का, एक दिन में वो सारा कुछ चेंज नहीं कर सकता। इसकी मैं एक और आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करता हूँ एग्जांपल, आपने अभी इसको ऑब्जर्व किया है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी से रेलेवेंट एक कल्चर डेवलप हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर का। ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई और इमरान खान ने चेंज को ही प्रेफर किया और यही हमेशा कहा कि मैंने स्टेटस को चेंज करना है, तोड़ना है। आप देखें कि उन्होंने नई पॉलिसीज या नए तरीके अपनाने चाहे तो ब्यूरोक्रेसी ने कितना बैकलैश दिया कि सारा काम ही रुक गया। एक पर्सन आके एक दिन में अचानक से सारा सिस्टम चेंज नहीं कर सकता, आपको कल्चर के अकॉर्डिंग चलना होता है। वो ब्यूरोक्रेसी कटी होगी, उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया, वो काम ही रुक गया, कोई पर्सन काम करने को तैयार ही नहीं है। तो ये एक कंस्ट्रेंट है। आपको कल्चर, आप जितने मर्जी पावरफुल हैं, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आपको कल्चर के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। आप उनके डिफरेंट चलेंगे, सब लोग जो सा है वो खिलाफ हो जाएंगे और यू कैन से कि आप रिजल्ट्स फिर ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था जी, चैप्टर नंबर 3
about external environment and the culture of the organization. आप लोग अपने माइक को ऑन करके कोई बात शेयर करना चाहें तो प्लीज करें. हमारे पास लास्ट 4 मिनट्स हैं इस मीटिंग के टाइम में, तो जल्दी से बेटा जिसने भी. जी सॉरी. Sir, I have a question. जी जी. Sir, we can say strength of a culture depend upon how speedily it is transmitted to newcomers. यस डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट कैसे होता है वो इसी पे डिपेंड करती है. स्ट्रेंथ ऑफ अ कल्चर, जितने इफेक्टिवली आप नए आने वालों में कल्चर को ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे, कल्चर उतना स्ट्रांग होता जाएगा. Okay, sir. Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर, फिरोज शहबाज बात जी कर. फिरोज जी बेटा. सर ट्रेडिशन और कल्चर में क्या फर्क है? एक ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेडिशन और कल्चर में क्या डिफरेंस कल्चर एक होगा, या जोन ये सा है दोनों एक ही मोर, चीज? मैं बता रहा हूँ. कल्चर ब्रॉडर टर्म है, ट्रेडिशंस इज द पार्ट ऑफ योर कल्चर. कल्चर में ट्रेडिशंस भी आती हैं, नॉर्म्स भी आती हैं, उसके अलावा वैल्यूज भी आती हैं. वैल्यूज और ट्रेडिशन में डिफरेंस होता है. उसके अंदर प्रैक्टिसेस भी आती हैं, उसके अंदर प्रेफरेंसेस भी आती हैं. कल्चर के अंदर आपकी जोन सा है वो फिजिकल एसेट्स भी आते हैं. ट्रेडिशन में फिजिकल सिंबल्स नहीं होते हैं. सो ट्रेडिशन इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर. सर कोई एग्जांपल तो दें, थोड़ा सा किसकी स्मॉलर स्पेक्ट्रम पे आके किसकी किसी भी कल्चर? एक ऑर्गेनाइजेशन की कस्टम और कल्चर और ट्रेडिशन के दरमियान डिफरेंस के लिए कोई एग्जांपल दे दें. देखिए कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो सा है वो ट्रेडिशंस क्या है कि वहाँ पे लोग नॉर्म्स क्या है, कैसे करते हैं कोई ये काम. जैसे अभी एग्जांपल हम ले रहे हैं कि आप एक सपोज नेशनल बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की. तो नेशनल बैंक की कोई एक ट्रेडिशन, कोई एक कस्टम, वहाँ पे लोगों को यू कैन से कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, या एम्प्लॉयज की आपस की कॉपरेशन से रेलेवेंट, वो एक ट्रेडिशन हो सकती है, वो एक कस्टम या उनकी नॉर्म्स हो सकती हैं. लेकिन कल्चर के अंदर सिर्फ ये नहीं आएगा कि वहाँ पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करते हैं, बल्कि ये भी आएगा कि कल्चर में ड्रेसिंग कैसी करते हैं लोग, फैसिलिटीज उनके मतलब ऑफिसेज कैसे हैं, ये भी आएगा. कल्चर के अंदर लोगों के इंट्रैक्शन भी आएगी. कल्चर के अंदर लोगों की जो सा है वो प्रमोशन की सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो भी आएंगी. तो कल्चर एक मोर डायनामिक टर्म है, डायनामिक नहीं सॉरी, मोर ब्रॉडर टर्म है, जिसमें सब कुछ आ जाता है. द वे वी डू थिंग्स हियर, हर चीज वहाँ पे काम कैसे किया जाता है, हर चीज वहाँ पहनने से, चलने से, बैठने से, कस्टमर को इम्पोर्टेंस देने से लेके हर चीज कल्चर में आती है. जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, बैंक्स में कस्टमर आता है, एक पर्सन उसको एंटरटेन करता है, डील करता है. सर आपका क्या काम है, उसको जाके खुद टोकन निकाल के देता है, ये ले जी बैठे. नेशनल बैंक में आप जाएं, कोई आपको नहीं पूछेगा, आपको पूछना पड़ेगा कहाँ जाना है, वो कहेगा उधर चले जाए, वो कहेगा उधर चले जाए. ये कल्चर है कि कस्टमर को कितनी प्रेफरेंस दी जा रही है. हमारा मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है जी, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ. आपके क्वेश्चन थैंक यू सर, थैंक यू सर. थैंक यू.